आपको लिए चलते हैं सीधे अरविंद केजरीवाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 साल आपके पहले एक सरकार रही हो तो आपको अपनी टीम का गठन करना पड़ता है, आपको ऑफिसर्स का चयन करना पड़ता है, कई सारी चीजें होती हैं, तो एक महीने का टाइम बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी इस एक महीने के अंदर हम लोग जो कुछ कर पाए वो मैं कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। हम इस देश के अंदर ईमानदार, स्वच्छ और सादगी भरी राजनीति स्थापित करना चाहते हैं और उसी दिशा में कई सारे कदम उठाए। वैसे तो हम थोड़े से लेट हो गए, आप सब टीवी चैनल वालों ने, मीडिया वालों ने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिए और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि 4 राज्यों में चुनाव हुए थे और सबने एक ही राज्य को चुना। ये बहुत अच्छी बात है, आप इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। दिल्ली को मिलना भी चाहिए, राज्य की, देश की राजधानी है। बहुत उम्मीदें हैं आप। नहीं, मैं सहमत हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका, शुक्रगुजार हूँ और यही कृपा आप बनाए रखिएगा फ्यूचर में। हैं जी सर। अच्छा, मैं सबसे पहला भ्रष्टाचार मुक्त, ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग पहल की गई। जनता से ये कहा गया कि भाई अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप मना मत करना, आप उसका रिकॉर्डिंग कर लेना, अपने मोबाइल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेना और जब वो पैसे मांग रहा है और हमें लाके दे देना, हम ट्रैक करेंगे। इस एक सिंगल, हमें भी उम्मीद नहीं थी जब हम लोगों ने ये शुरू किया था, इस एक सिंगल इसका बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है पूरी दिल्ली के अंदर। मैंने अब इसकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, स्ट्रे रैंडम इंसिडेंट्स कई लोग आके बता रहे हैं जगह जगह से कि जी मैं वहां गया था, मेरा काम हो गया, मैंने वहां गया, मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि अब पैसे नहीं मांगे जा रहे हैं। इस तरह के कई सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं और मैंने अपने 5 दिन पहले वॉलंटियर्स को भेजा था कि आप जगह जगह जाओ और डिपार्टमेंट्स में देख के आओ कि कहाँ कहाँ। तो वो वॉलंटियर्स भी कई डिपार्टमेंट्स में गए, 3-4 दिन घूमे और उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने कहा कि बाकी कई सारे डिपार्टमेंट्स में काफी कम हुआ है, वैट में अभी भी उन्होंने कहा वही धर्रा जारी है। तो ये अभी तक की हमारी ऑब्जर्वेशन है और अभी लंबा उन्होंने कहा, लेकिन सब लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि कब ये सरकार गिरेगी, कब वापस धर्रे पे आएंगे। तो उनको ये लग रहा है अभी डरे हुए हैं सारे, खौफ है, जो कि जरूरी है। तो हम ये एनकरेज करेंगे कि अगर कोई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल या ऐसी कोई संस्था जो कि इस किस्म के सर्वे कराती रही है पहले, वो एक इंडिपेंडेंट सर्वे करा के देखे कि कितना फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो उसका भी एक अच्छा असर जाएगा। तो एक तो ये था जो खुचरे लेवल पे, जो एक आम आदमी के लेवल पे करप्शन होती है, उसमें ऐसा लगता है कि काफी भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा अपना इधर उधर से पता करके देखिएगा। दूसरा था हमारा भ्रष्टाचार के लिए जन लोकपाल बिल। दिल्ली जन लोकपाल बिल, वो मोस्ट प्रोबेबली कल कैबिनेट में प्रस्तुत होना चाहिए और अगले 10-15 दिन के अंदर असेंबली का सेशन होना चाहिए और असेंबली के सेशन में उसको पास किया जाना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हमारी सरकार का मकसद था एक न्यायपूर्ण सरकार देना, तो सिख समुदाय का बहुत समय से डिमांड थी कि 1984 के जो दंगे हुए थे उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बने जो कि सारा एविडेंस इकट्ठा करके और इसके ऊपर कार्रवाई करे। ऑब्वियसली एक पार्टी ऐसी है जिसका इसमें नाम सीधे सीधे आ रहा है, उससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वो करेगी, लेकिन दूसरी पार्टी की भी शायद दिल्ली में 5 साल सरकार रही, केंद्र में 6 साल सरकार रही, उन्होंने भी मांग ही करते रहे, वो उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मैंने एलजी साहब से बात की थी और उन्होंने बहुत पॉजिटिव इसके ऊपर रिस्पांस दिया और कल तो शायद ना कर पाए, लेकिन अगले हफ्ते मंडे, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को जब कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें हम इस मुद्दे के ऊपर प्रस्ताव रखेंगे
और अगर कैबिनेट पास कर देती है तो फिर एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए जाएगी। स्वराज का कानून जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीधे सत्ता जनता के हाथ में जाए, उसका ड्राफ्ट बन रहा है और वो भी अभी जो असेंबली सेशन होगा उस असेंबली सेशन में प्रस्तुत किया जाएगा। और ये एक ऐसा स्टेप है जिसकी पोटेंशियल को शायद आज हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। ये पूरे जनतंत्र के जो आज हमारा प्रारूप है इसको बदलने का वो रखता है, कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। अगर ये स्वराज का कानून पास होता है कि अपने अपने इलाके के अंदर जनता खुद निर्णय ले पाएगी, जनता खुद अपने स्कूल चला पाएगी, जनता खुद अपनी कमेटी बना के स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, उसके लिए उनको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, किसी की तरफ ग्रीवेंस पिटीशन नहीं डालनी पड़ेगी, अपने इलाके में लोग करेंगे। हमने कहा कि हम सादगी भरी राजनीति लाना चाहते हैं। उस दिशा में दिल्ली में वीआईपी कल्चर हम लोगों ने बंद किया। जो कल से आप लोग कह रहे हैं कि एमपीज अपने लिए सुविधाएं मांग रहे हैं हवाई जहाज़ों के ऊपर, हमने तो अपने लिए जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं थी वो भी बंद कर दी। ना कोई लाल बत्ती, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई बड़ा बंगला, वो सारी सुविधाएं बंद की गई। एक आम आदमी की तरह रहना चाहिए। कई सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी बताते हैं कि बस में जाता है अपने दफ्तर। तो एक आम आदमी की तरह हम लोगों को भी रहना चाहिए। बिजली के मामले में 3 स्टेप्स उठाए गए। बिजली के रेट आधे किए गए एक स्लैब तक। सीएजी का ऑडिट करवाया गया जो एक बड़ी बात थी, जिसमें पिछली सरकार कह रही थी कि 5 साल से कह रहे थे कि हम करना चाहते हैं, हाईकोर्ट की वजह से नहीं कर पा रहे। जब हम सरकार में आए तो पता चला हाईकोर्ट का तो कोई स्टे ही नहीं था, वो तो झूठ बोल रहे थे। तो फिर जो काम वो 5 साल से नहीं कर पा रहे थे वो 5 दिन के अंदर सीएजी का ऑडिट हो गया। और बीजेपी भी मिली हुई थी उनके साथ, वो भी कुछ नहीं कर रही थी। तीसरी चीज जो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई, इसमें आप लोगों की मदद की जरूरत है, आप लोग थोड़ा सा इसको प्रचारित कर दीजिए कि दिल्ली में ये बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि मीटर फास्ट चल रहे हैं। तो मीटर फास्ट चल रहे हैं, जिन जिन लोगों के मीटर फास्ट चल रहे हैं वो लोग हमारे पास आए। हमने थर्ड पार्टी मीटर टेस्टिंग ऑर्डर कर दी है। 2 एजेंसीज को मीटर टेस्टिंग के लिए ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अब जो लोग आएंगे और कहेंगे हमारे मीटर फास्ट चल रहे हैं, हम उनके तुरंत मीटर चेक करवा देंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा वो दे दें, लोग अपनी शिकायत नियरेस्ट एसडीएम ऑफिस, डीसी ऑफिस में दे सकते हैं, यहाँ पे आके मंत्रालय में दे सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास भेज सकते हैं। जहाँ भी आएंगी शिकायतें हम उन शिकायतों को कंपाइल करके और मीटर्स की टेस्टिंग कराएंगे। पानी के रेट 20 किलोलीटर पर मंथ तक पानी को माफ किया गया है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ ये कोई बड़ी बात नहीं की हमने। बड़ी बात तब होगी जब हर घर तक हम पानी पहुंचा पाएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली में बहुत सारे लोगों के घरों में पानी आ ही नहीं रहा। बहुत सारे अब दिल्ली का हिस्सा ऐसा है जिसमें पाइपलाइन ही नहीं है, वहाँ पे पाइपलाइन बिछाने का काम, वो सबसे बड़ा चैलेंज है जो 2 दिन में तो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी चीज ये भी कि अब दिल्ली अगर ये सोचे कि दिल्ली को पानी अब हरियाणा से और यूपी से और आसपास के राज्यों से और मिलेगा, दिल्ली की आबादी तो बढ़ने वाली है लेकिन पानी और नहीं बढ़ने वाला। तो वही मेरी जल बोर्ड के सीईओ साहब से भी बात हुई थी। मैंने कहा कि अब दिल्ली को पानी का अपना कुछ नेचुरल तरीका निकालना पड़ेगा। दिल्ली में बाढ़ आती है हर साल, यमुना में ऐसे लगता है बाढ़ आ गई और दिल्ली की सड़कें भर जाती हैं, सारा ड्रेन में पानी निकल जाता है। क्यों ना हम इस सारे पानी को कंजर्व कर सकें, तालाब, जोहड़ और ग्राउंड वाटर में कंजर्व कर सकें। तो वही तरीके हमें निकालने पड़ेंगे। और इस दिशा में एक छोटा सा कदम जो उठाया हम लोगों ने वो ये था, मिलेनियम बस डिपो को वहां से शिफ्ट किया जाएगा। आज तक कोर्ट के अंदर केस चल रहा था, कोर्ट में सरकार बार बार ये कह रही थी कि हम नहीं हटाएंगे। एनजीओ कह रही थी हटाओ। तो हमने सोचा लड़ने से क्या फायदा है, एनजीओ जो कह रही है ठीक ही कह रही है, एनजीओ की बात मानी ली जाए। तो अब इस तरह के कई और केसेस मेरे सामने आ रहे हैं जिसमें जबरदस्ती हम लोग लड़ रहे हैं। जनता कुछ मांग कर रही है, जनता अच्छी मांग कर रही है, हम जबरदस्ती लड़े हुए हैं जनता के साथ। तो कई सारे ऐसे केसेस मैं देखता हूं जबकि उनकी मांगों को माना जा सकता है। तो पानी के मुद्दे पे एक वाटर टैंकर्स एक बड़ा माफिया था जिसमें टैंकर वालों की लोकल लेवल पे सांठगांठ हो जाती थी, उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं और वाटर टैंकर्स का शेड्यूल जो है वो वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है। उसके बाद नर्सरी की हेल्पलाइन जो चालू की गई है
उसके बड़े अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, लोगों को उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। स्कूल्स के एडमिशन में बहुत दिक्कत आती थी लोगों को और डोनेशन मांगी जाती थी, अब लोग इस हेल्पलाइन पे तुरंत वो ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं। दिल्ली से अगर आपको गाजियाबाद जाना हो, दिल्ली से आपको नोएडा जाना हो तो ऑटो वाला पहले लेके नहीं जाता था। अब 5,500 ऑटोज को एनसीआर परमिट्स इशू किए गए हैं, तो धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा, तो आप लोगों को फिर दिक्कत नहीं होगी ये इंटरस्टेट मूवमेंट में। दिल्ली में रैन बसेरे पिछले 15 साल में 175 रैन बसेरे बनाए गए थे। अब अगले पिछले 1 महीने में 58 रैन बसेरे और बनाए गए हैं और कई पाइपलाइन में हैं, कई सारे और बन रहे हैं। ये सफिशिएंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, अभी बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अभी भी बताते हैं, कोई ऑथेंटिक डेटा तो नहीं है कि 1 लाख लोग बेघर हैं, लेकिन जो ये सारी कैपेसिटी मिला के है, ये सारी कैपेसिटी मिला के भी 17,000 18,000 बनती है, तो बहुत बड़ा काम करना बाकी है। पिछले महीने कई सारी मौतें भी हुई उसमें, और हमारा लक्ष्य है कि एक भी आदमी बेघर होने की वजह से मरना नहीं चाहिए। जब तक ऐसा होता रहेगा तो पूरे सरकार के ऊपर और पूरे समाज के ऊपर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और धब्बा है, तो इसमें बहुत सारा भी काम करना बाकी है। रिटेल के अंदर एफडीआई को वापस लिया गया, जो कि दिल्ली के ट्रेडर्स की मांग थी बहुत समय से। 946 दिल्ली सरकार के स्कूल हैं और आप सब लोग जानते हो कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, तो सारे सरकारी स्कूलों की मैपिंग कराई गई है। एक एक स्कूल में पता किया गया कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, कहाँ लेडीज टॉयलेट नहीं है, कहाँ क्या टॉयलेट किस चीज़ की कमी है, डेस्क नहीं है, दरी नहीं है क्या, और अब उनका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बना रहे हैं और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना शुरू कर रहे हैं कि कम से कम शुरुआत में सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा हो, कम से कम सरकारी स्कूलों के अंदर। 1-1 लाख रुपया हर स्कूल को एडहॉक बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अपना दे दिया गया है। एक तरफ जहां हमारी सरकार चाहती है कि भ्रष्ट लोगों के मन में खौफ पैदा हो, दूसरी तरफ हमारी सरकार ईमानदार ऑफिसर्स को और अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहती है और उनको इनाम देना चाहती है और उनको इज्जत बख्शना चाहती है। इस दिशा में एक जो पुलिस कांस्टेबल थे, उनकी एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनकी लिकर माफिया से जूझते हुए मौत हो गई, तो पहली बार ऐसा हुआ कि 1 करोड़ रुपए का इनाम किसी पुलिस ऑफिसर को मरणोपरांत उनके परिवार को दिया गया। और इस दिशा में हम और भी आने वाले समय में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह से ईमानदार ऑफिसर्स को प्रोटेक्शन और प्रोत्साहन दिया जा सके। अभी तक क्या होता था कि जितनी सरकारी बॉडीज हैं, सरकारी बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, जैसे ही सरकारें बदलती थी वैसे ही अपनी पार्टी के लोगों को उनमें भर दिया जाता था, पॉलिटिकल लोगों को। जैसे दिल्ली सरकार के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेजेस हैं जिसमें 28 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि दिल्ली सरकार पूरी तरह से फंड करती है। हर कॉलेज में 5-5 सीट दिल्ली सरकार की सुनिश्चित हैं गवर्निंग बॉडी में, तो करीब 150 ऐसी सीट हैं। वो सारी की सारी पिछली पार्टी के कांग्रेसियों से भरी हुई थी। हम चाहते तो हम भी आम आदमी पार्टी के लोगों को भर सकते थे, हमने वो नहीं किया। हमने एडवर्टाइजमेंट्स निकाले हैं और हम पूरे देश भर से एकेडमिशियंस को, एजुकेशनिस्ट्स को बुला रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हम आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं डालेंगे, हम इसमें अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट्स और एकेडमिशियंस को डालेंगे। डूसिप जो है, डूसिप का बोर्ड जो है, स्लम बोर्ड में भी पहले सारे पॉलिटिकल वो थे। अब हम लोगों ने आश्रय अधिकार अभियान और इस तरह की अच्छी एनजीओज के लोगों को हम डाल रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को उसमें नहीं डाल रहे। उसी तरह से महिला आयोग है, महिला आयोग भी पिछली पार्टी के लोगों से भरा हुआ था। मुझे पता है आप प्रश्न पूछेंगे इसके बाद उसके ऊपर। तो बरखा सिंह जी जो हैं, आप सब लोग जानते हैं, वो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रही हैं, कांग्रेस की एमएलए की टिकट से चुनाव लड़ चुकी हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली कैसे काम कर सकती हैं, इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो वो जो भी काम करेंगी उसमें एक राजनीतिक एंगल तो होगा ही होगा, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मैत्री पुष्पा जी, हम चाहते तो हम भी अपनी एक एमएलए को वहाँ पे बिठा सकते थे। तो मैत्री पुष्पा जी एक ऐसा नाम है जो कि सारा देश जानता है, बहुत बड़ी साहित्यकार है। अगर ऐसे लोग आएंगे तो उससे उस सबकी इज्जत बढ़ती है। ठेकेदारी प्रथा को बंद करने के लिए हम लोगों ने उनको रेगुलराइज करने के लिए एक कमेटी बनाई है, जो कमेटी पूरी, बिकॉज हर विभाग के अंदर ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं लोग, वो कमेटी अब 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी
कि किस विभाग में कितने कर्मचारी ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं, कितने पहले कर कम चुके हैं, उसकी लिस्ट बनाएगी और क्या प्रोसीजर होगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप ठेकेदारी के थ्रू बैकडोर से रेगुलराइज नहीं कर सकते। उनकी एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, उनकी सब कुछ चेक करना पड़ेगा और उसके बाद उनको रेगुलराइज किया जाएगा। तो वो काम जारी है, लेकिन थोड़ा सा दुख ये है कि कुछ विभागों के अंदर ठेकेदारी पे काम करने वाले मजदूर, कुछ लोग मजदूर नहीं, कुछ कर्मचारी हड़ताल पे जाना शुरू कर दिया उन्होंने, जो थोड़ी सी दुख की बात है। जैसे अभी कुछ टीचर्स हड़ताल पे हैं पिछले 15-20 दिन से। जैसे ही वो हड़ताल शुरू की उन लोगों ने उस दिन सेक्रेटेरिएट के सामने, मैं खुद गया उनसे मिलने के लिए। मुझे नहीं लगता आज तक कभी ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री 200 लोग धरने पे बैठे और मुख्यमंत्री खुद उठ के लोगों से मिलने के लिए जाए। मेरा अपना ये मानना है कि हमारे देश के लोगों को धरने पे बैठना क्यों पड़े। अगर कोई धरने पे बैठा है तो हमें जाके बातचीत करनी चाहिए उनसे। तो मैं खुद उनसे मिलने के लिए गया। तो मैंने कहा भाई कब से वो ठेकेदारी पे? बोले जी 4 साल हो गए। तो मैंने कहा अगर 4 साल हो गए, 4 महीने तो दे दो हमको। अभी तो हमारी 4 दिन भी नहीं हुए सरकार बने हुए, ऐसे एकदम से कैसे कर दें? तो उन्होंने कहा नहीं जी, आप 4 महीने क्या, आप 10 महीने ले लो, लेकिन कल हमारे स्कूल खुल रहे हैं। तो जब स्कूल खुलेंगे, कल हम स्कूलों में जाएंगे तो कुछ टीचर्स की प्रमोशन हो गई होगी और जिनकी प्रमोशन हो गई होगी उतने हमारे ठेकेदारी वालों को निकाल दिया जाएगा। तो आप ये इंश्योर कर दो कि हमारे को किसी को निकाला ना जाए। मैं अंदर आया, मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की। चीफ सेक्रेटरी ने कहा जी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको निकाला जाएगा, आप एश्योर कर दीजिए कि हम किसी को नहीं निकालेंगे। मैंने मैसेज भिजवा दिया कि भाई हम किसी को नहीं निकालेंगे, आप चिंता मत करो, कल आप लोग जाओ। वो फिर भी नहीं उठे। फिर मैंने उनसे पूछा भाई अब क्या हुआ? तो पता चला वो कह रहे जी हमारा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 10 मई को खत्म हो रहा है, आप ये ऑर्डर पास करो कि 10 मई के बाद ही एक्सटेंड रहेगा। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा है कि जब तक इस कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं कर दिया जाएगा तब तक किसी भी ठेके पे काम करने वाले को निकाला नहीं जाएगा। वो फिर भी नहीं उठे। अब क्या हो गया? तो अब वो कह रहे नहीं जी अभी पक्का करो। तो अब तो पक्का नहीं हो सकता जी, 24 घंटे में तो पक्का नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। वही डीटीसी का भी है। डीटीसी वाले कह रहे जी अभी पक्का करो, कल तक पक्का करो, 2 दिन में पक्का करो। वो मैंने उनको कह दिया जी ऐसे नहीं हो सकता। तो अब हम लोगों ने ऑर्डर्स निकाले हैं कि इस तरह की हमें पूरी सहानुभूति, हम मानते हैं। जिस तरह मैं बहुत पिछले 1 साल से ठेकेदारी के काम करने वाले लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि बहुत शोषण हो रहा है उन लोगों का, लेकिन उनको समय देना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। एक सकारात्मक पहल शुरू हुई है और मैं उनसे फिर से अपील करता हूं कि वो वापस लौटें अपने काम पे। लेकिन अगर नहीं लौटेंगे तो अब अगर 600 बसें डीटीसी की सड़क से बाहर होंगी तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो सकता। दिल्ली की जनता को तो तकलीफ नहीं दे सकते। फिर हमने कहा है कि भाई फिर अगर कोई नहीं आ रहा तो उनको फिर उनकी जगह पैरेलल भर्ती अभी शुरू कर दो, तुरंत नए लोगों को रख लो। और जो जो लोग अब नहीं लौट रहे काम पे तुरंत, उन लोगों को फिर जब रेगुलराइजेशन का प्रोसेस होगा तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको हम रेगुलराइज नहीं करेंगे। जो इस तरह से कह रहे हैं कि भाई आज ही करो, कल ही करो, तो ये ऑर्डर्स सारे शिक्षकों के लिए भी और डीटीसी वालों के लिए भी कर दिए गए हैं। जैसा मैंने कहा कि भयमुक्त सरकार हो, ऐसा हम चाहते हैं। और अभी रिसेंटली जो धरना दिया था, धरना ठीक था, गलत था, हर आदमी की अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिए था वो धरना। तो महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, दिल्ली पुलिस इसमें काफ़ी हद तक नाकाम रही है। तो हम लोग हाथ पे हाथ बैठ के नहीं रह सकते, हमें उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिल्ली पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो एक कमेटी बनाई है हम लोगों ने। वो कमेटी जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर पूरी दिल्ली में एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम करेगी। पहली चीज तो वो ये देखेगी कि क्या महिला सुरक्षा दल, हमने कहा है कि महिला सुरक्षा दल बनाना है, उस महिला सुरक्षा दल में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल रखे जाएंगे सुपरवाइजरी लेवल पे, होमगार्ड्स रखे जाएंगे जिनको स्पेशल ट्रेनिंग्स दिलवाई जाएंगी। और उन लोगों को पूरे देश के अंदर, उनके पास पुलिस पावर्स नहीं होंगी, दे आर नॉट अ पैरेलल पुलिस फोर्स। जैसे आप अपनी बिल्डिंग की सिक्योरिटी के लिए गार्ड रखते हो, वो आपकी सिक्योरिटी करता है, वैसे ये लोग आपके एरिया में घूमते रहेंगे। दे विल बी एट योर बैक एंड कॉल। आप कभी भी उनको बुला सकते हो। कहीं मान लीजिए आप कहते हो भाई सड़क पे अंधेरा ज्यादा है, 4 लोग यहाँ खड़े हो जाओ, तो वो 4 लोग वहां पे ड्यूटी दिया करेंगे। दे विल बी एट योर बैक एंड कॉल। किसी कोई भी महिला या सीनियर सिटीजन कोई खतरे में है तो वो उनको बुला सकता है। एक तो ये महिला सुरक्षा दल का ऑपरेशनलाइजेशन का प्लान पूरा बनाने के लिए कमेटी बनी है। दूसरा, दिल्ली के अंदर कितने फास्ट ट्रैक कोर्स और बनाए जाएं कि अब अगर किसी महिला का बलात्कार हो तो वो मामला 3 से 6 महीने के अंदर उसका ट्रायल पूरा होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
तीसरा जो जस्टिस जीएस वर्मा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के कौन कौन से प्रावधानों को दिल्ली में हम तुरंत लागू कर सकते हैं, ये कमेटी डिसाइड करेगी। और भी जो जो मुद्दे हो सकते हैं महिलाओं की सुरक्षा को स्ट्रेंथन करने के लिए, वो ये कमेटी देखेगी। मेरा मोटे मोटे तौर पे मानना है कि दोस्तों दिल्ली में पैसे की कमी नहीं है, और मुझे लगता है शायद ये सारे देश की बात है। पैसा बहुत है, नीयत की कमी थी, ईमानदारी की कमी थी, और इस सरकार के अंदर नीयत और ईमानदारी है। मैं ये देखता हूं कि कई सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। आज ही मैं सुबह एक बहुत बड़े डॉक्टर से बात कर रहा था, उनका नाम यहाँ लेना ठीक नहीं है। मैंने कहा सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पर बेड एवरेज कॉस्ट कितनी आती है अगर नया अस्पताल बनाया जाए? उन्होंने कहा 80 लाख 75 लाख। कल हम लोग रिव्यू कर रहे थे रात को, कई अस्पताल जो नए बनने वाले हैं, वहां पे ऑर्डिनरी सिंपल अस्पताल में, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिंपल अस्पताल में पीडब्ल्यूडी ने 1.25 करोड़ रुपए पर बेड की कॉस्ट रखी हुई है। तो और वो भी मतलब कई साल से अप्रूव्ड है, अभी तक पहली ईंट भी नहीं पड़ी है। ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर हमारी नीयत साफ है, ईमानदार नीयत से काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि कई सारी चीजें हो सकती हैं। एक दो चीजें जो पाइपलाइन में है, मैं वो भी बता देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। अभी तक जितने भी स्टैंडिंग काउंसिल्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और गवर्नमेंट काउंसिल्स हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट्स में अपॉइंट होते थे, वो भी सारे पॉलिटिकल अपॉइंटीज थे। कोई किसी का रिश्तेदार लॉयर था, कोई किसी का लॉयलिस्ट था, सारे पार्टी से रिलेटेड लोग थे। ये सब खत्म कर रहे हैं हम लोग। हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला है, हम अच्छे अच्छे वकीलों को सरकारी काउंसिल रखेंगे, हम अच्छे अच्छे लोगों को सरकारी काउंसिल और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स रखेंगे। इसीलिए कई केस हम लोग हारते थे, कन्विक्शन रेट इतना लो था। एक बहुत डिटेल्ड हेल्थ प्लान बन रहा है पूरी दिल्ली के लिए, कि उसका हम आने वाले हफ्ते में कुछ जितना फाइनलाइज होगा आपके सामने पूरा हेल्थ प्लान रखेंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये था।